हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द ओल्ड स्ट्रीट में। इस चैनल पे मैं आपको सुनाती हूँ बहुत सारी कहानियाँ और उपन्यास। अभी मैं आपको सुनाने वाली हूँ धर्मवीर भारती जी का प्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों के देवता का 30वां भाग। इसके 29 भाग मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और मैं आपको कहानी का एक ब्रीफिंग, क्योंकि उपन्यास इतना लंबा है तो एक एपिसोड में उसका ब्रीफ देना बड़ा मुश्किल है। फिर भी मैं 2 लाइनों में आपको ये बताने की कोशिश करती हूँ कि उपन्यास मेनली किस बारे में है। उपन्यास के 2 मेन कैरेक्टर हैं, सुधा और चंदर। उपन्यास इनके प्रेम कहानी के इर्द गिर्द घूमता है। उपन्यास में बहुत सारी चीज़ें हैं जो शामिल की हैं धर्मवीर भारती जी ने। ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे बात करी है जिनके बारे में बात करना बड़ा मुश्किल रहता था उस ज़माने में, लोगों में आज भी मुश्किल है। उन्होंने प्रेम संबंध, प्रेम की पवित्रता, प्रेम में सेक्स, शारीरिक संबंध और किस किस तरह से इंसान का मन टूटता है और जुड़ता है प्रेम में, उसके इर्द गिर्द कहानी बुनी है। अलग अलग नायिकाओं के द्वारा बताया है कि एक लड़की का मन भी प्रेम में किस किस तरह से परिवर्तित होता है। तो इसी के इर्द गिर्द घूमती है ये कहानी। तो चलिए बिना देर किए मैं कहानी को आगे बढ़ाती हूँ। अरे हाँ, इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मिलेंगी आपको बहुत ढेर सारी कहानियाँ जो आपका मनोरंजन करेंगी, आपको प्रेरणा देंगी और बहुत सारी नॉलेज भी बढ़ाएंगी। चलिए मैं फिर शुरू करती हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं द ओल्ड स्ट्रीट में, उसी पुरानी गली में जहाँ पे हम कहानियों को ढूंढते हैं, उपन्यासों की दुनिया में खो जाते हैं। नवंबर का एक खुशनुमा विहान। सोने के कांपते तारे सुबह की ठंडी हवाओं में उलझे हुए थे। आकाश एक छोटे बच्चे की नीलम नैनों की तरह भोला और स्वच्छ लग रहा था। क्यारियां शरद के फूल से भर गई थीं और एक नई ताजगी मौसम और मन में पुलक उठी थी। चंदर अपना पुराना कथई स्वेटर और पीले रंग का पश्मीना का कोट पहने लॉन में टहल रहा था। छोटे छोटे पिल्ले धूप पर किलौले कर रहे थे। सहसा एक कार आकर रुकी और पम्मी उसमें से कूद पड़ी और कुंवारी हिरनी की तरह दौड़कर चंदर के पास पहुंची। हेलो माय बॉय, मैं आ गई। चंदर कुछ बोला नहीं। आओ ड्राइंग रूम में बैठो, उसने उसी मुर्दा आवाज़ में कहा। उसे पम्मी के आने की कोई प्रसन्नता नहीं थी। पम्मी उसके चेहरे की उदासी देखती रही, फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, क्यों कपूर, कुछ बीमार हो क्या? नहीं तो, आजकल मुझे मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता, अकेला घर भी है, उसने बड़ी फीकी आवाज़ में कहा। क्यों, मिस सुधा कहाँ हैं और डॉक्टर शुक्ला? वे लोग मिस बिंती की शादी में गए हैं। अच्छा, उसकी शादी भी हो गई? डैम इट, जैसे ये लोग पागल हो गए हैं। बर्टली, सुधा, बिंती, क्यों मिलते जुलते नहीं तुम लोग? यूं ही मन नहीं करता। समझ गई, जो मुझे 3-4 साल पहले हुआ था। कुछ निराशा हुई है तुम्हें? पम्मी बोली। नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं। कहना मत अपनी जुबान से, स्वीकार कर लेने से पुरुष का गर्व जो टूट जाता है। यही तो तुम्हारे चरित्र में मुझे प्यारा लगता है। खैर, यह ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं रहने दूंगी। मसूरी में इतने दिन क्या करती रही? चंदर ने पूछा। योग साधना, पम्मी ने हंसकर कहा। जानते हो, मसूरी में बर्फ़ पड़ रही है। मैंने कभी बर्फ़ के पहाड़ नहीं देखे थे। अंग्रेज़ी उपन्यासों में बर्फ़ पड़ने का जिक्र सुना था, सोचा देख ही आऊँ। क्या कपूर, तुम खत क्यों नहीं लिखते थे? मन नहीं होता था। अच्छा, बर्टली की शादी कब होगी? चंदर ने बात टालने के लिए कहा। हो भी गई, मैं आ भी नहीं पाई। सुनते हैं जेनी एक दिन बर्टली को पकड़कर खींच ले गई और पादरी से बोली, अभी शादी करा दो। उसने शादी करा दी। लौटकर जेनी ने बर्टली का शिकारी सूट फाड़ डाला और अच्छा सा सूट पहना दिया। बड़े विचित्र से हैं दोनों। एक दिन सर्दी के वक्त बर्टली स्वेटर उतारकर जेनी के कमरे में गया तो मारे गुस्से के जेनी ने सिवा पतलून के सारे कपड़े उतारवा कर बर्टली को कमरे के बाहर निकाल दिया। मैं तो जब से आई हूँ रोज़ नाटक देखती हूँ। हाँ देखो, एक दिन तो मैं भूल ही गई थी। और उसने अपनी जेब से पीतल की एक छोटी सी मूर्ति निकालकर मेज़ पर रखी। एक भाटिया औरत इसे बेच रही थी। मैंने उससे मांगा तो वो बोली, यह सिर्फ 2 मर्दों के लिए है। मैंने पूछा क्यों? तो बोली, इसे अगर मर्द पहन ले तो उसी पर किसी औरत का जादू नहीं चलता। वह औरत या तो मर जाती है या भाग जाती है या उसका ब्याह किसी दूसरे के साथ हो जाता है।
तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए लेती चलूं। चंदन ने देखा वह अवलोकेश्वर की महायानी मूर्ति थी। उसने हंसकर उसे ले लिया। और क्या लाई अपने लिए? अपने लिए नया रहस्य लाई हूँ। क्या? इधर देखो मेरी ओर, मैं सुंदर लगती हूँ? चंदन ने देखा पम्मी 18 साल की लड़की सी लगने लगी है। चेहरे के कोने भी जैसे गोले हो गए हैं और मुंह पर बहुत ही भोलापन आ गया है। आंखों में कवारापन आ गया है। चेहरे पर सोना और केसर, चंपा, हर श्रृंगार घुल मिल गए हैं। सचमुच मम्मी, लगता है जैसे कौमार्य लौट आया है तुम पर तो। परियों के कुंज से अपना बचपन फिर चुरा लाई क्या? नहीं कपूर, यही तो रहस्य लाई हूँ, हमेशा सुंदर बने रहने का, और परियों के कुंजों से नहीं, गुनाहों के कुंजों से। मैंने हिमालय की छाँ में एक नया संगीत सुना कपूर, मांसलता का संगीत। मसूरी के समाज में घुल मिल गई और मादक अनुभूतियाँ बटोरती रही बिना किसी पश्चाताप के, और मैंने देखा कि दिनों दिन मैं निखरती जा रही हूँ। कपूर, सेक्स इतना बुरा भी नहीं जितना मैं समझती थी। तुम्हारी क्या राय है? हाँ, मैं देख रहा हूँ, सेक्स लोगों को उतना बुरा नहीं लगता जितना मैं समझता था। नहीं चंदर, सिर्फ इतना ही नहीं। अच्छा, मान लो जैसे तुम आजकल उदास हो और तुम्हारा सिर इस तरह अपनी गोद में मैं रख लूँ तो कुछ संतोष नहीं होगा तुम्हें? और पम्मी ने चंदर का सर सचमुच अपने वक्ष से चिपका लिया। चंदर झल्ला कर अलग हट गया। कैसी अजीब लड़की है। थोड़ी देर चुप बैठा रहा, फिर बोला, क्यों क्यों पम्मी, तुम एक लड़की हो, मैं तुम्ही से पूछता हूँ, क्या लड़कियों के प्रेम में सेक्स अनिवार्य है? हाँ, पम्मी ने स्पष्ट स्वरों में जोर देकर कहा। लेकिन पम्मी, मैं तुमसे नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक लड़की है जिसको मैंने प्यार किया है, लेकिन शायद वह मुझसे शादी नहीं कर पाएगी। मेरे उसके कोई शारीरिक संबंध भी नहीं है। क्या तुम इसे प्यार नहीं कहोगी? कुछ दिन बाद जब उसकी शादी हो जाए तब पूछना, तुम्हारा सारा प्रेम मर जाएगा। पहले मैं भी तुमसे यही कहती थी, पुरुष और नारी के संबंधों में एक अंतर ज़रूरी है। अब लगता है ये सब एक भुलाव है, अपने से पम्मी ने कहा। लेकिन दूसरी बात तो सुनो, उसकी एक सखी है, वह जानती है कि मैं उसकी सखी से प्यार करता हूँ, उसे नहीं कर सकता। कहीं सेक्स की तृप्ति का सवाल नहीं, फिर भी वो मुझे प्यार करती है। इसे तुम क्या कहोगी? चंदन ने पूछा। अच्छा, यह एक दूसरे ढंग की परिस्थिति है। देखो कपूर, तुम हिप्नोटिज्म के बारे में नहीं पढ़ा? ऐसा होता है कि अगर कोई हिप्नोटिस्ट एक लड़की को हिप्नोटाइज कर लेता है और बगल में एक दूसरी लड़की बैठी है जो चुपचाप यह देख रही है, तो वातावरण के प्रभाव से अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वह भी हिप्नोटाइज हो जाती है। लेकिन वह एक क्षणिक मानसिकता मूर्छा होती है जो टूट जाती है, पम्मी ने कहा। चंदर को लगा जैसे बहुत कुछ सुलझ गया। एक क्षण में उसके मन से बहुत सा भार उतर गया। पम्मी, मुझे तुम ही एक लड़की मिली जो साफ बातें करती हो और शुद्ध तर्क और बुद्धि से धरातल से। बस मैं आजकल बुद्धि का उपासक हूँ, भगवान से चिढ़ है। बुद्धि और शरीर, बस ये दो आदमी के मूल तत्व हैं। हृदय तो दोनों के अंतर संघर्ष की उलझन का नाम है। पम्मी ने कहा और सहसा घड़ी देखते हुए बोली, 9 बज रहे हैं, चलो 9:30 से मैटनी है, आओ देखाएं। मुझे कॉलेज जाना है, मैं जाऊंगा नहीं कहीं। आज इतवार है प्रोफेसर कपूर। पम्मी चंदर को उठाकर बोली, मैं तुम्हें उदास नहीं होने दूंगी मेरे मीठे सपने। तुमने भी तो मुझे इस उदासी के इंद्रजाल से छुड़ाया था, याद है ना? और चंदर के माथे पर अपने गरम मुलायम होठ रख दिए। माथे पर पम्मी के होठ की गुलाबी आग चंदर की नसों में गुदगुदा गई। वह क्षण भर के लिए अपने को भूल गया। पम्मी के रेशमी फ्रॉक से गुदगुदाते हुए स्पर्श उसके वक्ष की अबलय गरमाई और उसके स्पर्श के जादू में खो गया। उसके अंग अंग में सुबह की शबनम धड़कने लगी। पम्मी उसके बालों को उंगलियों से सुलझाती रही, फिर कपूर के गाल को थपथपाकर बोली, चलो। कपूर जाकर बैठ गया। तुम ड्राइव करो, पम्मी बोली। चंदर ड्राइव करने लगा और पम्मी कभी उसके कॉलर, कभी उसके बाल, कभी उसके होठों के साथ खेलती रही। 7 चांद की रानी ने आखिर अपनी निगाहों के जादू के सन्नाटे से प्रेत को जीत ही लिया। स्पर्शों के सुकुमार रेशमी तारों ने नगर की आग को शबनम से सींच दिया। ऊबड़ खाबड़ खंडरों के अंगों के गुलाब की पंखुड़ियों से ढक दिया और पीड़ा के अंधियारे को सीपियाँ पलकों से झरने वाली दूधिया चांदनी से धो दिया। एक संगीत की लय थी जिसमें सर्व भ्रष्ट देवता खो गया। संगीत की लय थी। यह उद्दाम यौवन से भरा हुआ ज्वार था जो चंदर को एक मासूम फूल की तरह बहा ले गया। जहाँ पूजा दीप बुझ गया,
जहाँ तरुणाई की सांस की इंद्रनुषी समा झिलमिला उठी, जहाँ फूल मुरझाकर धूल में मिल गए, वहाँ पुखराजी स्पर्शों के सुकुमार हर श्रृंगार झर पड़े। आकाश के चांद के लिए जिंदगी के आंगन में मचलता हुआ कन्हैया थाली के प्रतिबिंब में ही भूल गया। चंदर की शामें पम्मी के अदम्य रूप की छां में मुस्कुरा उठी। ठीक 4 बजे पम्मी आती, कार पर चंदर को ले जाती और चंदर 8 बजे लौटता। प्यार के बिना कितने महीने कट गए, पम्मी के बिना एक शाम नहीं बीत पाती। लेकिन अब भी चंदर ने खुद को इतना दूर रखा था कि कभी पम्मी के होठों के गुलाबों ने चंदर के होठों के मूंगे से बातें कभी नहीं की थी। एक दिन रात को जब वह लौटा तो देखा कि अपनी कार आ गई है। उसका मन फूल उठा, जैसे कोई अनाथ भटका हुआ बच्चा अपने संरक्षक की गोद के लिए तड़प उठता है। वैसे ही वह पिछले 1.5 महीने से डॉक्टर साहब के लिए तरस गया था। जहाँ इस वक्त उसके जीवन में सिर्फ नशा और नीरसता थी, वहीं हृदय के एक कोने में सिर्फ एक सुकुमार भावना शेष रह गई थी। वह थी डॉक्टर शुक्ला के प्रति। वह भावना कृतज्ञता की भावना नहीं थी। डॉक्टर शुक्ला इतने दूर नहीं थे कि अब उनके प्रति कृतज्ञ हों। इतने बड़े हो जाने पर भी जब कभी डॉक्टर को देखता था तो ऐसा लगता था कि कोई नन्हा बच्चा अपने अभिभावक की गोद में आकर निश्चिंत हो जाता है। उसने पास आकर देखा, डॉक्टर साहब बरामदे में टहल रहे थे। चंदर दौड़कर उनके पाँव में गिर पड़ा। डॉक्टर साहब ने उसे उठाकर गले लगा लिया और बड़े प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोले, कॉन्वोकेशन हो गया? डिग्री जीत लाए? जी हाँ, बड़ी विनम्रता से चंदर ने कहा। बहुत ठीक, अब डीलेट की तैयारी करो, तुम्हें जल्दी ही सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना है। डॉक्टर साहब बोले, मैं तो 15 जनवरी को दिल्ली जा रहा हूँ, कम से कम साल भर के लिए। इतनी जल्दी? ऑफ़र कब आया? चंदर ने अचरज से पूछा। मैं उन दिनों दिल्ली गया था ना, तभी एजुकेशन मिनिस्टर से बात हुई थी। डॉक्टर साहब ने चंदर की ओर देखते हुए कहा, अरे तुम कुछ दुबले लग रहे हो, क्यों महाराजन ने ठीक से काम नहीं किया? नहीं, चंदर हंसकर बोला, बिंती की शादी सब ठीक ठाक हो गई? बिंती की शादी? डॉक्टर ने सिर झुकाए हुए टहलते हुए एक बड़ी फीकी हंसी हंसकर कहा, बिंती और तुम्हारी बुआ जी दोनों अंदर हैं। अंदर है? चंदर को यह रहस्य कुछ समझ में नहीं आता था। इतनी जल्दी बिंती लौट आई? बिंती गई ही कहाँ? डॉक्टर शुक्ला ने बहुत चुपचाप सिर झुकाकर कहा और बहुत करुण उदासी उनके मुंह पर आ गई। वह बेचैनी से बरामदे में टहलने लगे। चंदर का साहस नहीं हुआ उनसे कुछ पूछने का। कुछ अमंगल अवश्य हुआ है। वह अंदर गया। बुआ जी अपनी कोठरी में सामान रख रही थी और बिंती बैठी सील पर उड़द की भीगी दाल पीस रही थी। बिंती ने चंदर को देखा, दाल में सने हुए हाथ जोड़कर प्रणाम किया, सिर पर को आंचल से ढककर चुपचाप दाल पीसने लगी। कुछ बोली नहीं। चंदर ने प्रणाम किया और जाकर बुआ जी के पैर छू लिए। अरे चंदर, आओ बिटवा, हम तो लुट गए। और बुआ वही देहरी पर सिर थाम कर बैठ गईं। क्या हुआ बुआ जी? होत का भैया जौन बदा रहा उहे भवा। और बुआ जी अपनी धोती से आंसू पोंछकर बोली, ई हमरी छाती पर मूंग दरे के लिए बदी है तौन जमी है। भगवान कौनों को ऐसी कलंकिनी बिटिया ना दे। 3 भावरी के बाद बारात उठ गई भैया, हमारा तो कुल डूब गया। और बुआ जी ऊंचे स्वर में रुदन करना शुरू कर दिया। बिंती ने चुपचाप हाथ धोए और उठकर छत पर चली गई। चुप रहो हो, अब रोए रोए के काहे जी हलकान करत हो। गुणवंती बिटिया बाए, 1000 आए की बिटिया के लिए गोड़ गिरही, एक एकांत होई तो बैठो, महाराजन ने पूड़ी उतारते हुए कहा। आखिर बात क्या हुई महाराजन? चंदन ने पूछा। महाराजन ने उसे बताया तो उसे पता लगा कि लड़के वाले बहुत ही संकीर्ण मना और स्वार्थी थे। पहले मालूम हुआ कि लड़का उन्हें ग्रेजुएट बताया गया था, वह इंटर फेल था। फिर दरवाजे पर झगड़ा किया उन्होंने। डॉक्टर साहब बहुत बिगड़ गए। अंत में मड़वे में लोगों ने देखा कि लड़के के बाएं हाथ की उंगलियां ही गायब हैं। डॉक्टर साहब इस बात पर बिगड़े और उन्होंने मुड़वे से बिंती को उठा लिया। फिर बहुत लड़ाई हुई, लाठी तक चलने की नौबत आ गई। जैसे तैसे झगड़ा निपटा। 3 भावरों के बाद ब्याह टूट गया। अब बताओ भैया, सहसा बुआ जी आंखें पोंछकर गरज उठी, इन्हीं के गुड़ गवा रही हैं, इनकी मती मारी गई। गुस्से में आए कि बिंती के उठा लाइन। अरे तो क्या आंख बंद कर लेते? लंगड़े लूले लड़के से ब्याह कर देते बुआ। तुम भी गजब करती हो, चंदन ने बोला। भैया जेके भाग में लंगड़ा लूला बदा होए ओके ओही मिली।
लड़कियन के निबाहे करे चाही कि शकल देखे चाही। अब इन ब्याह के बाद कौनों के हाथ गोड़ जोड़े जाए तो औरत अपने आदमी को छोड़ के गली उनकी शकल उजले में देखा रहा, ऐसे भाग में रहा तैसा रहा। चंदन ने विचित्र हृदयहीन तर्क को सुना और आश्चर्य से बुआ जी की ओर देखने लगा। बुआ जी बकती ही जा रही थी। अब कहते हैं कि बिनती के पढ़ाऊ बे, ब्याह न कर बे, रही सही इज्जत भी बेच रहे हैं। हमार तो किस्मत फूट गई। और वह फिर रोने लगी। पैदा होते ही काहे न मर गई कुल बोरनी, कुल लच्छनी, अभागिनी। सहसा बिनती छत से उतरी और आंगन में आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आग भरी हुई थी। बस करो माँ जी, वह चीख कर बोली। बहुत सुन लिया मैंने और अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारे कोसने से अब तक नहीं मरी, न मरूंगी। अब मैं सुनूंगी नहीं। मैं साफ कह देती हूँ, तुम्हें मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती हो तो जाओ तीर्थ यात्रा में अपना परलोक सुधारो, भगवान का भजन करो, समझी कि नहीं। चंदन ने ताजुब से बिनती की ओर देखा। यह वही बिनती है जो माँ जी की ज़रा ज़रा सी बात पर लिपट कर रोया करती थी। बिनती का चेहरा तमतमाया हुआ था और गुस्से से बदन काँप रहा था। बुआ उछल कर खड़ी हो गई और दुगनी चीख कर बोली, अब बहुत जमान चलने लगी है। कौन है जो उनके बर पर ई चमक दिखावत है? हम काट के धर देवे तो के बताए देते हैं मुँह झौसी। ऐसा न होते तो कहीं ई दिन देखन न पड़त। उन्हें के खाए गई, हमहू के खाए ले। अपना मुंह पीट कर बुआ जी बोली, तुम इतनी मीठी नहीं हो माँ जी कि तुम्हें खा लूँ। बिनती ने और तड़प कर बोला। चंदर स्तब्ध हो गया। यह बिनती पागल हो गई है, अपनी माँ से क्या कह रही है। छी बिनती, पागल हो गई हो क्या? चलो उधर, चंदर ने डांट कर कहा। चुप रहो चंदर, हम भी आदमी हैं। हमने जितना बर्दाश्त किया है हम ही जानते हैं। हम क्यों बर्दाश्त करें? और तुमसे क्या मतलब है? तुम कौन होते हो हमारे बीच बोलने वाले? क्या है ये सब? तुम लोग पागल हो गए हो क्या? बिनती, यह क्या हो रहा है? सहसा डॉक्टर साहब ने आकर कहा। बिनती दौड़कर डॉक्टर साहब से लिपट गई और रोने लगी। मामा जी, मुझे दीदी के पास भेज दीजिए, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। इसके साथ मैं कहानी का ये भाग यहीं रोक रही हूँ। सुनाऊंगी आपको आगे की कहानी अगले पार्ट में बहुत ही जल्द। कहानी दिलचस्प है, बहुत सारे मोड़ों से गुजर रही है। मुझे यकीन है कि मेरी तरह आप भी जानना चाहते हैं कहानी में आगे क्या होता है। तो चलिए बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको कहानी कैसी लग रही है और आप मुझसे कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं, या आपके वैल्यूएबल फीडबैक हमेशा मेरे काम आएंगे। तो ज़रूर अपने विचार कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा मेरे लिए। और मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।